हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज संकल्प सीरीज का पार्ट 26 है। ये सीरीज हमने री एग्ज़ाम पटवारी, लेखपाल, बीडीओ, बीपीडीओ, इसके अलावा आप जहाँ जहाँ आपकी हिंदी आती है उत्तराखंड के, या स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल का कोई पेपर जहाँ हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए स्टार्ट की है, जिसका आज पार्ट 26 है। इससे पहले के 25 पार्ट हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसमें कुल आपके 20 प्रश्न होते हैं और इस पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ के आपके 30 या 40 प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग नए जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन ज़रूर रखना नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, दिए गई वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। एक शब्द का चयन करना है वाक्यांश के लिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने। ए आग्नेय, ऑप्शन बी ईशान्य, ऑप्शन सी वायव्य, या ऑप्शन डी नैऋत्य। तो इसका क्या सही आंसर है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहा जाता है ऑप्शन बी ईशान्य, ठीक है। ईशान है वैसे, ईशान, ठीक है। ये मात्रा इसमें गलत लगी हुई है, ईशान। उत्तर और पूर्व की दिशा तो ये हो गई। इसके अलावा ऑप्शन ए आग्नेय, ये आएगा आपका दक्षिण और पूर्व की दिशा को कहा जाता है। दक्षिण और पूर्व की दिशा को क्या कहा जाता है? आग्नेय। ऑप्शन सी वायव्य की बात करें तो यह है उत्तर और पश्चिम की, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को, ठीक है। और ऑप्शन डी नैऋत्य है आपका दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। दक्षिण और पश्चिम, इसके बीच की दिशा को कहा जाता है वायव्य, आपका नैऋत्य, ठीक है। कुछ यहाँ पे बना देता हूँ मैं एक बार फिगर से, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आपको, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाता है, ये नीचे दक्षिण हो जाता है, ठीक है। ये आपका पश्चिम हो जाता है और ये आपका पूर्व हो जाता है, ठीक है। उत्तर और पूर्व की दिशा यही पूछा भी गया था एग्जाम में, ये वाला। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ईशान कहा जाता है। ईशान, उत्तर और पूर्व की दिशा, यही पूछा था। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? ईशान। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को, ठीक है, पूरब और दक्षिण, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? आग्नेय, आग्नेय, ठीक है। और पश्चिम और दक्षिण, अभी बताया था, पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य, ठीक है। तो नैऋत्य कहा जाता है, री और आधा तो यो, नैऋत्य। और पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उत्तर और पश्चिम की दिशा वायव्य, वा यो आधा व और यो। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो उत्तर और पूर्व की दिशा ईशान, ये क्वेश्चन में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आता ही क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहता है वलय शब्द का अर्थ है। एक शब्द दिया है वलय, किसका अर्थ चिन्हित कीजिए। तो कौन सा है इनमें? ऑप्शन ए वृक्ष की छाल, ऑप्शन बी गोलाकार घेरा, या वलय मृग छाल को कहा जाता है, या वलय ऑप्शन डी आवरण को कहा जाता है। बताइए इसका क्या सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। जो गोलाकार घेरा होता है उसको वलय कहा जाता है। और वृक्ष की छाल को क्या कहा जाता है? आएगा कभी तो वल्कल, वो आधा ल क और ल, वल्कल, ठीक है। और मृग की छाल को कहा जाता है हिरण की खाल, ठीक है, हिरण की खाल, ये मृग छाल हो गया। और आवरण, किसी वस्तु को ढकने वाली परत, ठीक है, किसी वस्तु को ढकने वाली परत,
उसे कहा जाता है आवरण, परत परत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा, जो इसका सही आंसर है। एक तो हो गया मंदिर, ये तो आपको पता है, मंदिर पूजा घर हो सकता है। ठीक है, घर नहीं होगा, गुफा नहीं होगा, दिवाले हो सकता है। ऑप्शन ए और डी में हो सकते हैं, बाकी ये दो तो नहीं होगा। मंदिर किसको कहा जाता है, पूजा घर भी मंदिर होता है और देवालय भी आपका मंदिर होता है। ठीक, दूसरा मंदिरा, मंदिरा ये मंदिरा नहीं है, मदिरा होगा। ठीक है, मदिरा पुजारी को कहा जाता है, सवारी को कहा जाता है, बड़ी गुफा को कहा जाता है या अश्वशाला को कहा जाता है। मदिरा जो कहा जाता है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी अश्वशाला। ठीक है, अश्वशाला को भी कहा जाता है मदिरा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मंदिर मतलब दिवाली और मदिरा मतलब अश्वशाला। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, घर घर इसका ऑप्शन बी वाला नहीं होगा। ठीक है, और सी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक है आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदाय कारण कारक या ऑप्शन डी अधिकरण कारक। ठीक है, कारक इनकी संख्या मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, 8 कारक होते हैं। ठीक है, और कारक को ही आपका परसर्ग भी कहा जाता है, परसर्ग। ठीक है, ये भी कहा जाता है। और कारक के भेद या कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के हैं। ठीक, और इसके अलावा इसमें क्वेश्चन यह है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह हैं, क्या क्या हैं। एक तो मैं है, मैं और पर, ये 2 हैं। ठीक है, बाकी पुराने वीडियो में हो चुके हैं, सब एक एक चीज़ बताई गई है, किसे कारक कहा जाता है। ठीक है, अधिकरण कारक किसे कहते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे, देखिएगा ज़रूर। ठीक है, निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं इस चीज़ को बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा, तो मिलेगा, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और ऑप्शन ए कर्म, इसका विभक्ति चिन्ह है को। ठीक, और ऑप्शन बी करण, इसका विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। ठीक है, साधन के रूप में, साधन के रूप में होगा वो आपका करण कारक। और संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है को या फिर के लिए। ठीक है, ये इसके विभक्ति चिन्ह होंगे। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, किसके हैं, आपने अगर पकड़ लिया होगा तो मैला और मलिन से पकड़ लिया होगा और गंदला से भी पकड़ लिया होगा, तो ये है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है, पंकिल। ठीक है, पंकिल गंदला, मैला और मलिन शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए की बात करें तो प्रलय क्या हो गया, विनाश, विनाश को प्रलय कहा जाता है, या फिर सृष्टि का अंत, सृष्टि का अंत, ये भी आपका प्रलय हो गया। ठीक है, धवल, धवल क्या हुआ, धवल सफ़ेद को कहा जाता है, सफ़ेद का पर्यायवाची, या फिर उजला का पर्यायवाची, उजला, या फिर साफ का पर्यायवाची, साफ सुथरा। ठीक है, साफ, ये धवल इसका पर्यायवाची हो गया। ऑप्शन डी पामर, इसका पर्यायवाची क्या क्या, दुष्ट, दुष्ट का पर्यायवाची हो गया नीच। ठीक है, बोलते हैं हम लोग नीच आदमी है। ठीक है, तो ये पर्यायवाची है आपका पामर, दुष्ट, नीच और मूर्ख। मूर्ख के लिए भी प्रयोग किया जाता है पामर शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है हर्ष का विलोम बताइए। ऑप्शन ए खुशी, हर्ष खुशी एक ही चीज़ होगी, विषाद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हर्ष का विलोम या विपरीत, विपरीत या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हर्ष का विषाद हो जाता है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। और हर्ष का खुशी हो गया, आनंद, उल्लास भी हो जाता है, आनंद भी हो जाता है। इसके अलावा प्रसन्नता, एक शब्द आता है प्रसन्न, ये भी इसका विलोम मतलब इसका अर्थ हो जाता है खुशी,
उल्लास, आनंद और प्रसन्नता ये हर्ष हर्ष के समानार्थक शब्द हो गए। विलोम की बात करें तो विषाद, ठीक है, विषाद हो जाएगा खुशी का विपरीत, हर्ष का विपरीत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है दिवा सावन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदरी परी सी, धीरे 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 धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? ठीक है, इसके अर्थ की बात करें तो संध्या यानी कि शाम को एक सुंदर परी के रूप में धीरे धीरे आसमान से उतरते हुए दिखाया गया है। जब जड़ या प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय चेष्टाओं का आरोप होता है तो वहाँ पे हम मानवीकरण अलंकार का प्रयोग या उसका प्रयोग होता है, या वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनना। संध्या को एक सुंदर परी के रूप में धीरे धीरे आसमान से जब उतरते हुए दिखाया जाता है तो वहाँ पे प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय चेष्टाओं का आरोप होता है। ठीक है, वही आपका मानवीय अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का अर्थ उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। तो कौन सा इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर बैठेगा वो आपको बताना है। खग जाने खग की भाषा, ऑप्शन ए पक्षियों की तरह बोलना, ऑप्शन बी पक्षियों की भाषा न जानना, ऑप्शन सी पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, या ऑप्शन डी समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं। तो इसका सही आंसर ही यही है। ठीक है, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए सर्वोत्तम, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी संसारिक, संसारिक नहीं होता सांसारिक होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सच्चिदानंद, ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर है, सच्चिदानंद बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी कीर्ति, ये भी गलत है। ठीक है, तो कैसे गलत है मैं आपको बता दूं। सर्वोत्तम, ठीक है, इसमें एक हलंत आता है यहाँ पे। ठीक है, दो तौ होते हैं। ठीक है, एक तौ पे दूसरा तौ लगा दिया या हलंत लगा दिया, तो ये एकदम करेक्ट है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये गलत है, ये सही है। ठीक, और सांसारिक, संसारिक नहीं होता सांसारिक, सांसारिक। ठीक है, यहाँ पे बिंदा आ जाएगा, 9 की मात्रा, सांसारिक, ये एकदम करेक्ट है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सच्चिदानंद बिल्कुल सही था, और ऑप्शन डी कीर्ति, ये इसलिए गलत था। तो कीर्ति कैसे लिखते हैं हम लोग, कीर्ति, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, कीर्ति ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अगला, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है तो क्या है। ऑप्शन ए सत्या प्लस ग्रह, ऑप्शन बी सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन सी सत्य प्लस ग्रह, या ऑप्शन डी सत्य प्लस आग्रह। तो इसका पहले सही आंसर देखेंगे हम, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये भी पता होना चाहिए आपको, कभी आ जाएगा इसमें कौन सा संधि है, तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है, नियम देखिए जरा। दीर्घ संधि का नियम कहता है जब ओ या आ के बाद, जब ओ कॉमा आ के बाद ओ या आ आए तो दोनों मिलकर आ बनाते हैं, ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है सदा एक वचन में, एक साथ होना चाहिए था, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो कौन सा ऐसा शब्द है इनमें से, इन ऑप्शनों में से, जो सदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए पौधा, ये तो गलत है क्योंकि इसका क्या होता है, पौधे होता है, पौधे। ठीक है, ऑप्शन बी पुस्तक, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पुस्तक का पुस्तकें होता है।
बहुवचन में। ऑप्शन सी सहायता, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। सहायता सदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसका कोई बहुवचन नहीं होता। ऑप्शन डी लड़का, ये भी नहीं होगा। लड़का का लड़की पता है आप लोग को, लड़के, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। फिर आगे कारक, तो कारक के भेद 8 और इसको परसर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी पुराने वीडियो में देख लीजिएगा, सब एक एक चीज़ बताई गई है। तो सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक या ऑप्शन डी संबोधन कारक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपादान कारक होता है, ठीक है। जहाँ कहीं भी भय और डर का भाव, डर भय, मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या, डर, ठीक है, या भय या फिर रक्षा या फिर सीखने का भाव प्रकट होता है। सीखने का भाव जहाँ कहीं भी प्रकट होगा वहाँ आपका अपादान कारक होगा। या अलगाव, किसी चीज़ से अलगाव, अलगाव हो रहा होगा तो वहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक, ठीक है। और विभक्ति चिन्ह है से इसका विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। डर का भाव या भय का भाव या रक्षा का भाव या सीखने का भाव जहाँ, या अलगाव का भाव जहाँ प्रकट होगा वहाँ पे आपका अपादान कारक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है निम्नलिखित चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में कहता है प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। ऑप्शन बी में प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, या ऑप्शन सी हर एक को 2-2 पुस्तकें दीजिए, या ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए। क्या इसका सही आंसर होगा आप बता सकते हैं। अगर आप लोग को ग्रामर का या व्याकरण का बहुत अच्छा ज्ञान है तो आप बता सकते हो इस क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ ऐसे वाक्य क्यों ये सही है, ठीक है, क्यों ये सही है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि पुराने वीडियो देखिएगा, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो बी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द इसमें आपका तत्सम है ये आपको बताना है। और ऑप्शन ए में दिया है तेल, ऑप्शन बी तैल, ऑप्शन सी तिल, ऑप्शन डी तिल। क्या इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन बी, इसमें जो तत्सम शब्द है वो तैल शब्द है। तैल शब्द और किसका है, तो तेल का। तेल शब्द क्या है आपका, तद्भव, और किसका है, तो तैल शब्द का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दया, ऑप्शन बी प्रार्थना, ऑप्शन सी वायु, या ऑप्शन डी नेत्र। तो पुल्लिंग शब्द सबसे पहले देखेंगे इसमें, ऑप्शन डी नेत्र। नेत्र शब्द क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। हम इसको आपका सेंटेंस बना के भी देख सकते हैं, और इन शब्दों के आगे अच्छा या अच्छी शब्द लगा के भी देख सकते हैं कि क्या ये सही है। तो नेत्र, उसके नेत्र सुंदर हैं, उसके नेत्र सुंदर हैं, तो ये पुल्लिंग का भाव दिखा रहा है आपको। ऑप्शन सी वायु, तो ठंडी वायु चल रही है, लिख देता हूँ, ठंडी वायु चल रही है, तो रही है आपका स्त्रीलिंग का भाव दिखा रहा है। ऑप्शन बी प्रार्थना, तो प्रार्थना की गई, ठीक है, तो गई शब्द क्या दिखा रहा है आपका, स्त्रीलिंग का भाव। ऑप्शन ए दया, उस पर दया आई, उस पर दया आई, ठीक है। आई क्या दिखा रहा है आपका, स्त्रीलिंग का भाव दिखा रहा है। आया होता तो क्या हो जाता, पुल्लिंग का भाव दिखाता। गई, गया होता तो पुल्लिंग का भाव दिखाता, और रहा होता तो पुल्लिंग का भाव दिखा रहा। इसलिए ये आई स्त्रीलिंग है, गई स्त्रीलिंग है, और रही भी स्त्रीलिंग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नेत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है।
ठीक है। एक वाक्य इनमें से ऑप्शनों में सरल वाक्य नहीं है, बाकी सरल वाक्य हैं। लड़का दौड़ता है, ये आपका सरल वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय भी है। ठीक है। सरल वाक्य की जो पहचान होती है उसमें एक उद्देश्य और एक विधेयक होता है। एक उद्देश्य एक विधेय होता है, वो आपका सरल वाक्य होता है। और इसमें क्वेश्चन बी में देखिए, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ये भी आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी, मैंने लड़के को बुलाया, ये भी आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन डी, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक मुख्य वाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित है। ये एक मुख्य वाक्य इस मेले का उद्देश्य है और की से व्यापार में वृद्धि हुई, ये इस पे आश्रित उपवाक्य जुड़ा हुआ है। तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। तो ये आपका इसमें सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। सूची फर्स्ट दिया है, एक से सूची सेकंड दिया हुआ है। तो क्या दिया है इसमें? कुछ गाने से दिए हैं। ठीक है। सिल्की बात किस गायकार का गाना है, ये आपको बताना है। ओटवा बेलन, ये आपको बताना है। मोहना तेरी मुरली बाजीगे, ये भी आपको बताना है। और चौथा में क्या है, 16 गाँव की बात रुकमा, ये किसका है, ये भी आपको बताना है। मैं कुछ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कि ये सारा आपको दिख सके। ठीक है। और ऑप्शन से आप मैच कर सको इसका आंसर। तो अगर आपको पता है सिल्की बांध किसका है, ये बताओ किसका है सिल्की बांध। तो सिल्की बांध है इसका आपका ऑप्शन बी, मंगलेश डबराल जी का। मंगलेश डबराल जी का है सिल्की बांध। ओटवा बेलन, ये किसका है? तो ये बताइए क्या इसका सही आंसर है। तो ओटवा बेलन ये किसका है? आपका प्रथम भट्ट। दूसरे का ए। और क्वेश्चन में मैच करें, पहले का बी यहाँ है और यहाँ है, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। ठीक है। ओटवा बेलन दूसरे का पहला यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं है। आगे देखेंगे, मोहना तेरी मुरली बाजीगे, तो ये तीसरे का तीसरा। ठीक है। तीसरे का तीसरा यहाँ दिख रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया। 16 गाँव की बात रुकमा, ये चौथे का चौथा, साहब सिंह रमोला। तो ये ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है। सी भी कैंसिल हो जाएगा फिर हिसाब से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी और चौथे का डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। तो किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है बताइए। अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी में कहा गया अनुच्छेद 350। ठीक है। पहले वाला 49 था, दूसरा 50 है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 351, ऑप्शन डी 352। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क्या है? सी। अनुच्छेद 351 में कहा गया कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। ठीक है। अनुच्छेद 351 में कहा गया ऐसे। अगला क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया व्यक्तिक पत्र के उदाहरण हैं। कौन कौन से इसमें व्यक्तिक पत्र हैं? तो ऑप्शन ए में दिएगा परिपत्र, अनुस्मारक पत्र, ज्ञापन, ये तो नहीं होगा। ठीक है। तो ऑफिशियल है। ऑप्शन बी आदेश पत्र, एजेंसी पत्र, शिकायती पत्र, ये भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, या ऑप्शन उसके आगे बधाई पत्र। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। निमंत्रण पत्र भी आपका व्यक्तिक पत्र हो जाता है, शोक पत्र व्यक्तिक पत्र हो जाएगा और बधाई पत्र भी आपका व्यक्तिक हो जाता है। ठीक है। व्यक्तिक मतलब जो हम एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से व्यक्तिक पत्र होते हैं। और निमंत्रण पत्र, शोक पत्र और बधाई पत्र, ये आपके व्यक्तिक पत्र के उदाहरण है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है वह अभियुक्त जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है उसे कहते हैं क्या? ऑप्शन ए प्रारूपण, ऑप्शन बी संक्षेपण, या ऑप्शन सी पल्लवन, या ऑप्शन डी टिप्पण। तो उसको कहा जाता है ऑप्शन डी टिप्पण कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए जो प्रारूपण होता है वो क्या होता है? इंग्लिश में कहा जाता है ड्राफ्टिंग, DRAFTING।
FTING ड्राफ्टिंग कहा जाता है। और ये होता क्या है, किसी पत्र का कच्चा मसौदा, लिख देता हूँ, किसी पत्र का कच्चा मसौदा कहलाता है। कच्चा मसौदा तैयार करना, ये क्या कहलाता है, प्रारूपण यानी कि ड्राफ्टिंग। ठीक है। ऑप्शन बी संक्षेपण। संक्षेपण क्या होता है, किसी विस्तृत विवरण को संक्षिप्त रूप में लिखना। किसी विस्तृत विवरण को संक्षिप्त में लिखना या छोटे रूप में लिखना, संक्षिप्त रूप में लिखना। और ऑप्शन सी पल्लवन। पल्लवन होता है किसी विचार या सूक्ति को विस्तार से लिखना। ठीक है, किसी विचार या सूक्ति को विस्तार से लिखना, यह आपका पल्लवन कहलाता है, विस्तार से लिखना। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए जुड़े सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना नेक्स्ट वीडियो के लिए, और शेयर ज़रूर कर देना इसको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।